दोस्तों नमस्कार। संकल्प एकेडमी के करंट चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वर्णमाला। देखिए, हमारी परीक्षाओं में वर्णमाला से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाती है। कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश की जिसमें यहाँ इस वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आने अनिवार्य हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। एक ही चार्ट से हम लोग 2 ही नंबर का काम आज समाप्त करेंगे। इस चार्ट से अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया तो जितनी भी परीक्षाएं होंगी जिसमें हिंदी आती होगी 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वर। वर्णमाला में स्वरों की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, स्वर कैसे होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। वैसे तो आप जितनी भी किताबें देखेंगे, किसी किताब में 10 मिलेंगे, किसी किताब में 11 मिलेंगे, कहीं पर आपको 13 मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे आयोग ने माने हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस पर डाउट हुआ है, तो आयोग ने जो माना है स्वरों की संख्या 11 मानी है। तो जो हमारा आयोग मानता है हम उसी क्वेश्चन के लेकर चलते हैं। अब चाहे संख्या 14 हो जाए या 15 हो जाए, हमें उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जो हमारा आयोग मानेगा बस वही बात सही होगी। तो हमारी स्वरों की संख्या कितनी है? अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वरों की संख्या 11 है, जिसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, औ, अंग। उसके बाद में अब आप लोग कहोगे कि इससे पहले जब हमने बचपन में पढ़ा था कि अंग और आहा, अंग और आहा 2 शब्द और आते हैं, तो आप कहोगे इस तरीके फिर तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, स्वरों की संख्या 11 ही रहती है। ये हमारे 11 शब्द 11 वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद में जो अंग और आहा होता है, इसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, इसको हम अयोगवाह करते हैं। जबकि सिर्फ अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। अंग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अनुस्वार का मतलब होता है, अनुस्वार हमेशा स्वरों के ऊपर यूज किया जाता है। अनुस्वार हमेशा स्वरों में प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग कहोगे कैसे? कि का, खा, गा, जैसे एक शब्द है कंठ। अब आप लोग कहोगे कि बताइए कंठ में भी तो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंठ ऐसे मिलकर बनता है का प्लस आ प्लस था। तो का के नीचे हलंत, उसके बाद आ, तो का के अंदर स्वर छिपा होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया है कि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा कहाँ पर? स्वरों में किया जाता है। जैसे ही का डिवाइड होता है, हलंत लगी है, इसके बाद आधा का बचता है, आ के साथ में पूर्ण होता है, अंक की बिंदी अनुस्वार इस पे आ जाता है। तो कोई भी शब्द होगा उसमें स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं लगेगा तब तक किसी भी शब्द को आप नहीं बोल पाओगे, इसीलिए अनुस्वार इसके ऊपर आ जाता है। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि अनुस्वार कहाँ पर प्रयोग होता है। तो अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वरों में होता है। बात की जाए स्वरों की, तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या
स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद में अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर पर आता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। तो हर्ष स्वर की अगर बात की जाए तो हर्ष स्वर को हम एक दूसरे नाम से भी जानता, क्योंकि परीक्षाओं का पैटर्न लगातार बदलता हुआ जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हर्ष को, अभी राजस्थान की एक परीक्षा हुई थी जिसमें हर्ष को दूसरे नाम से लघु पूछ दिया गया था। हर्ष को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो लघु। उसके बाद में एक और नाम है इसका जिसको बोलते हैं छोटा। तो चाहे भाषु स्वर पूछा जाए, चाहे लघु स्वर पूछा जाए, चाहे छोटा पूछा जाए, ये किसके तीनों नाम है? हर्ष स्वर के। उसके बाद में दीर्घ की अगर बात की जाए तो दीर्घ को बोलते हैं गुरु। आप लोग पहले से ही जानते हो दीर्घ का मतलब होता है गुरु। गुरु होता है बड़ा, लघु होता है छोटा। अब हमसे कभी कभी अगर हिंदी वर्णमाला में तत्सम और तद्भव या विलोम शब्दों का प्रयोग होता है तो लघु के लिए हमेशा गुरु का प्रयोग और छोटा का लिए बड़ा का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है लघु पूछा गया उसके बाद में अगर आपको छोटा ऑप्शन में दे दिया गया, हासु दे दिया गया, तो आप विलोम पूछा गया तो आप लघु का बड़ा नहीं कर सकते। जिस क्रम में पूछा जाए उसी क्रम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लघु की बात की जाए तो गुरु में करोगे, छोटे का विलोम पूछा जाए तो बड़ा में करोगे। बात समझ में आई? उसके बाद में एक स्वर होता है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर 3 स्वरों की बात की है हमने, हम लोगों ने अभी तक 3 स्वरों की बात की है। उसके बाद में इसको हम आ, ई, उ, और री। हर्ष स्वर में हम इन 4 वर्णों को रख सकते हैं, आ, ई, उ, री। उसके बाद में शेष बचे हुए, अब आप देख लीजिए आ, ई और उ को छोड़कर शेष जितने बचे हैं उनको हम दीर्घ स्वर में रखेंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर हमारे दीर्घ के अंतर्गत आते हैं। 4 आते हैं हर्ष स्वर के अंतर्गत, 7 आते हैं स्वर दीर्घ स्वर अंतर्गत। इसी के साथ हमारे स्वरों की संख्या हो जाती है 11। 7 और 4 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। उसके बाद में एक हमारा स्वर बचा है जिसका है नाम है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का उच्चारण तेज और लंबे स्वर के अंतर्गत किया जाता है। जैसे एक शब्द आपने बहुत ही सुना होगा, ओम।
तो ओम का उच्चारण करने के लिए कैसे करते हैं, ओम, वैसे ही इस तरीके से कोई शब्द का लंबा उच्चारण किया जाए, जैसे राम, ओम, मतलब जो भी दीर्घ अवस्था में प्रयोग किया जाए उसको हम लोग लुप्त स्वर कहते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए, जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार, जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो सबसे पहले आता है इस तरीके से हमारी जीभ होती है, तो जीभ के अगले भाग को हम लोग कहते हैं अग्र, बीच वाले को कहते हैं मध्य, और कंठ के नीचे वाले भाग को कहते हैं पश्च। तो कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अग्र किसको कहें और पश्च किसको कहें। तो अग्र की बात अगर करते हैं, अगर बात अग्र की जाए तो अग्र के अंतर्गत हम लोग देखिए, जो हमारी जीभ होती है, जीभ का अगला वाला भाग होता है उसको हम लोग अग्र बोलते हैं, बीच वाले भाग को मध्य बोलते हैं, और अंदर वाले कंठ की तरफ होता है उसे बोलते हैं पश्च। तो अग्र, मध्य और पश्च। अग्र ये रही हमारी जीभ। आगे वाले भाग के अंतर्गत, अग्र के अंतर्गत ई, ए, ऐ। तो अग्र के अंतर्गत, अग्र भाग के अंतर्गत ई, दीर्घ ई, ए, ऐ आते हैं। उसके बाद में अगर मध्य की बात की जाए तो मध्य के अंतर्गत आ आता है। मध्य भाग के अंतर्गत हमारा आ आता है। उसके बाद में अगर बात पश्च की जाए, पश्च का मतलब पीछे वाले भाग की भी बात की जाए, जीभ के पीछे वाले भाग की अगर बात की जाती है तो उसके अंतर्गत आते हैं आ, उ, ओ, औ और आगत स्वर। आगत स्वर आप लोग देख लीजिए, आगत स्वर के ऊपर चंद्रमा तो होता है लेकिन चंद्र बिंदु नहीं होता है, इसको हम लोग आगत स्वर कहते हैं। अग्रभाग की बात की जाए तो ई और ए, मध्य भाग की बात की जाए तो आ, और पश्च भाग की बात की जाए तो आ, उ, ओ, औ और आगत स्वर। इसको हम लोग आगत स्वर कहते हैं, आगत स्वर। इसके बाद में हम लोग ओष्ठ के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर अगर बात करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम लोग ओष्ठ के आधार पर अगर बात की जाए, ओष्ठ के आधार पर की जाए तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें
वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी से आप लोग पहले से विधिवत, वृत्त का मतलब होता है गोल, वृत्त का मतलब होता है गोल। जो शब्द, ऐसे शब्द जो वृत्त बनाते हों, ऐसे शब्द जो वृत्त बनाते हों, जैसे अपने होठों को गोल करते हो। आप देख लीजिए, आप अपने होठों से बोलकर देख लीजिए, जो शब्द वृत्त बनाते हो उनको हम वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। अब इन चारों शब्दों को आप बोलकर देख लीजिए। चारों शब्दों को बोलेंगे तो आपके मुख की आकृति गोलाकार हो जाएगी, वृत्तमुखी हो जाएगी, इसीलिए इनको वृत्तमुखी कहते हैं। उसके बाद में एक आता है आगत, आगत स्वर। आगत स्वर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आपने जैसा कि देखा है, इसके बाद में शेष बचे हैं, उन्हें हम आवृत्तमुखी कहते हैं। आ, ई, दीर्घ ई, ए, देखिए सारे स्वर सब इन्हीं 11 स्वरों का टोटल व्यवस्था है, सिर्फ उनकी आकृति बदल जाती है। जैसे ऊ, ऊ, औ वृत्तमुखी के अंतर्गत आ गए ऊ और ऊ, उसके बाद में ओ और औ, तो जे 4 वर्ण निकल जाते हैं। उसके बाद में शेष वर्ण बचते हैं आ, ई और ए, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। देखिए ऊ को बोल के दिखिए, मुख का वृत्त की तरह बनता है ऊ, ऊ। उसके बाद में आ की बात की जाए तो आ, मुख हमारा खुला रहता है, इसीलिए इसको अवृत्तमुखी कहते हैं। उसके बाद में अब हम लोग व्यंजन की ओर चलते हैं। इसके बाद हम लोग वर्णों के बारे में जानते हैं। वर्ण, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। सारे वर्णों को अगर सही व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए तो वर्णमाला का निर्माण हो जाता है। हमसे पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या की बात की जाए तो एग्जैक्ट मैं बताता हूं आपको, 52 है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52। आपको किसी किताब में 55 मिलेंगे, कहीं पर 48 मिलेंगे, तो ये आयोग का डाटा है जो वर्णों को मानता है 52। हमें उन्हीं वर्णों को याद रखना है। उसके बाद में अगर व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन वर्णों की बात की जाए की संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों की बात की जाए तो इनकी वर्णों की संख्या 33 है। उसके बाद में स्वरों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। तो ये एग्जैक्ट डाटा है। सीधे सीधे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, या व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये आपके पास रहा। इसके बाद में एक हम बिंदु की बात करते हैं। बिंदु, देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। हमने आपको एक बार बताया था अंग। उसके बाद में बिंदियाँ 4 प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3, 4।
अनुस्वार, किसी को अनुस्वार बोलते हैं, किसी को पंचम अक्षर बोलते हैं, किसी को द्विगुणी बोलते हैं, किसी को नुक्ता बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसकी बात कर ही चुके हैं, जब किसी अक्षर के ऊपर अगर अनुस्वार होता है या बिंदी होती है तो हम इसको अनुस्वार बोलते हैं। उसके बाद में अगर किसी अक्षर के साइड में बिंदी होती है तो उसको हम पंचम अक्षर बिंदु बोलते हैं। इसको हम पंचम अक्षर बिंदु बोलते हैं। उसके बाद में अगर किसी शब्द के नीचे बिंदी है, अगर किसी शब्द के वर्ण के नीचे बिंदी है तो हम उसको बोलते हैं ताड़न। ताड़न या इसका दूसरा नाम है उद्क्षिप्त। उद्क्षिप्त। तो 3 प्रकार की बिंदियां वो देख चुके हैं। उसके बाद में चौथी अगर बिंदी की बात की जाए, जो आपने देखा होगा यहाँ पर लगी होती है, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। इसका शुद्ध संशोधन में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता था कि बिंदियों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले ऊपर बिंदी हो तो उसको हम अनुस्वार कहेंगे, साइड में होती है तो पंचम अक्षर बिंदु वाले, नीचे की तरफ होती है तो ताड़न और उद्क्षिप्त, और साइड में होती है तो इसको नुक्ता बोलते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब बात हम लोग वर्णमाला की व्यंजनों की करते हैं, वर्णमाला के व्यंजनों की। तो सबसे पहले जो हमारा एक वर्ग आता है जिसको हम क वर्ग कहते हैं, क वर्ग। दूसरा हमारा आता है च वर्ग। तीसरा हमारा आता है ट वर्ग। चौथा आता है त वर्ग। पांचवा आता है प वर्ग। तो इन 5 वर्ग होते हैं, इसको हम लोग कचट तप भी बोल सकते हैं। पहले हम लोग इसको कचट तप बोलते थे, लेकिन अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शब्द दे दिया का और खा और गा, तो हमसे पूछ लेता है कि बताइए का कहाँ से बोला जाता है, खा कहाँ से बोला जाता है। तो हम इनकी आज विशेषता जानेंगे। सबसे पहले का कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कंठ। उसके बाद में आता है तालुब्य। उसके बाद में आता है मूर्धा। उसके बाद में आता है दंत, फिर ओष्ठ। तुम्हारे 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग क ख ग घ वहाँ बोला जाता है कंठ से। उसके बाद में तालुब्य च छ ज झ, वहाँ तालुब्य। मूर्धा ट ठ ड ढ़ ढ़, मूर्धा। दंत त थ द ध न, दंत। ओष्ठ प फ ब भ म। कहने का तात्पर्य है का मतलब कंठ। ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं, इन वर्णों को आप प्रयोग करके देख लीजिए। क ख ग घ, या जितने भी वर्ण हैं, कहीं पर भी जीभ या दंतों का, ओष्ठ का आपस में स्पर्श नहीं होगा, सारे वर्ण गले से बोले जाएंगे। ये कंठ है। उसके बाद में अगर बात की जाए तालुब्य, तालु से हमारी जीभ के जस्ट ऊपर वाला बिल्कुल भाग जिसको हम तालु बोलते हैं। च, हमारी जीभ हर बार तालु में चिपक जाती है। च छ ज झ ञ।
उसके तालु के जस्ट ऊपर होता है मुर्दा, दंत के पीछे और तालु के आगे होता है एक स्थान मूर्धा। हमारी जीव हर बार उसी मूर्धा पे टकराएगी, ट ठ ड ड ड। फिर उसके बाद बात की जाए दंत की, तो जीव का प्रयोग हर बार दंत से होगा, हर बार हमारी जीव दंत में जाकर लगेगी, त थ द ध न। उसके बाद में लास्ट में हमारा बचता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है हमारे ओठ, हर बार जो शब्द बोलेंगे वो ओठ से टकराएगा, प फ ब भ म। मतलब बिना ओठ के चिपकाए आप इस वर्ड को नहीं बोल सकते। तो ऐसे आप अपने मुख के अनुसार बोल बोल कर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अघोष और सघोष। परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ड अघोष है, कौन सा वर्ड सघोष है। अगर अघोष की बात की जाए तो शुरुआत के दो वर्ड अघोष हैं, का ख। अघोष, सघोष या घोष। देखो कभी कभी घोष और सघोष के अंतर्गत हम लोग भयभीत हो जाते हैं, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम बताएं आपको कि सघोष या घोष एक ही बात होती है। अघोष अलग चीज है, सघोष या घोष एक ही बात है। तो अघोष के अंतर्गत क ख च छ ट ठ त थ प फ। शुरुआत के दो वर्ड, अगर कोई शब्द जैसे आपसे कभी भी खा पूछ दिया जाए, खा क्या है, तो आपको क्या करना है, सीरीज को पढ़ लीजिए। क ख, जैसे ही दो वर्ड उठाए, शुरुआत के दो वर्ड मिले, तुरंत आप समझ गए कि अघोष है। फिर आपसे पूछ दिया जैसे ठ क्या है, ठ, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ठा देखो किस वर्ग में आता है, तो आपने चेक किया कि ठा ट ट ठ। तो जैसे ही पता चल गया शुरुआत टा से होती है, ट ठ, बात समझ में आ गई, अघोष होगा। अब आपसे पूछते फा, फा किसके अंतर्गत आता है, तो आप शुरुआत पढ़िए, फा कहाँ पर आता है, प फ। जैसे ही पता चला प फ, दो शब्दों की बात हुई, तुरंत समझ गए कि इसमें अघोष आएगा। उसके बाद में अगर सघोष की बात की जाती है तो दो को छोड़कर ग घ व, ग घ व, तीनों शब्द सघोष हैं। तीनों शब्द कैसे हैं, सघोष हैं, ग घ घ व। तो अब आपको क्या करना है, अगर सघोष का पता चलाना है तो दो शब्दों को निकाल दीजिए। जैसे आपसे शब्द पूछ दिया घा क्या है, तो आपको क्या करना है, क ख को निकाल देना है, उसके बाद में ग घ व, तीन को चेक कर लेना है। अगर उसी के अंतर्गत आता है तो घा सघोष हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो पंचम अक्षर होता है, इसको हम लोग नासिक भी कहते हैं। नासिक का मतलब होता है नाक से बोलने वाले वर्ण, जैसे यमं गणनम। देखिए यमं गणनम बोल के देखिए, नाक से ही इनका प्रयोग होता है, इसलिए पंचम अक्षर को नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है, ड़ा दे देगा, उसके बाद का दे देगा, छा दे देगा, और कहेगा बताइए ड़ा या नासिक व्यंजन कौन सा है, तो हम लोग ड़ा को लगाएंगे। क्यों, यमं गणनम करके चेक कर लेंगे कि कौन से नाक से स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो उसमें नासिक के व्यंजन आएगा। उसके बाद में अब हम लोग देखिए, इतने वर्णों की बात हो गई, इतने वर्णों की संख्या हो जाती है 25। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये स्पर्शी व्यंजनों की बात की जाए तो इनकी संख्या आती है 25। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, और ऐसे भी 5 होते हैं। तो का से लगाकर माँ तक के अक्षरों को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। का से लगाकर माँ तक की संख्याएं स्पर्शी कहलाती हैं।
जिनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद में हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं। देखिए कई बार हमसे कन्फ्यूजन हो जाता है, परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे उन्होंने एक शब्द आपको दे दिया ठ, शब्द एक दे दिया ठ, बताइए अल्प प्राण है या महाप्राण है। अब इतने सारे व्यंजन शब्द होते हैं कि हमें चेक करना मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण, ये तीन क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो कभी कभी माइंड पूरा सेटअप नहीं हो पाता है कौन सा वर्ण कैसा है। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्थित क्रम में एक ट्रिक का यूज किया है। इस ट्रिक से किसी भी अल्प प्राण महाप्राण को आप 10 सेकेंड में हल कर सकते हैं। आपको किसी व्यंजन को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट पता चल जाएगा इसमें अल्प प्राण है कि महाप्राण है। इससे पहले किताबों में आपने कई प्रकार से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे अल्प प्राण होगा, कहाँ पर महाप्राण होगा। तो आइए सबसे शुरुआत करते हैं इसकी अल्प प्राण। देखिए अगर अल्प प्राण का मतलब है, अगर आप का पूछा जाए, शब्द है का में क्या है, तो आप क्या करें, का को इंग्लिश में लिखेंगे। का को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के। का को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, के। तो के का मतलब अल्प प्राण। अब समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में एक शब्द है खा, उसके बाद में शब्द दूसरा है खा। खा क्या है, खा है महाप्राण। इसको कैसे लिखेंगे, के एच। यही हमारी ट्रिक है। पूरी वर्णमाला में आप देख लेना, किसी किताब में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी जिससे आप अल्प प्राण महाप्राण की ट्रिक के रूप में प्रयोग कर सकें। तो इसकी एक ही ट्रिक है, जो भी शब्द आए उसको देख लीजिए, अगर उसमें केच लग जाए तो वो महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई? जैसे शब्द, अब कहीं से भी कोई शब्द आप रख लीजिए। जैसे आपको शब्द पूछ दिया गया टा, तो टा आप कैसे लिखेंगे, ट को आप लिखेंगे टी। आप इसको इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लीजिए, इसको आप लिखेंगे टी। अब उसके बाद में आपसे पूछ दिया जाए ठा, तो ठा को क्या लिखेंगे, टी और एच। तो ये तो हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण। बात समझ में आई? जिस किसी शब्द में अगर एच लग जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, आपसे पूछ दे बताइए था में क्या है, तो था आप कैसे लिखेंगे, टी और एच। जैसे ही एच लग गया आप समझ जाना ये महाप्राण है। शब्द दूसरा आ जाए, शब्द आ गया धा, धा, धा को आप कैसे लिखेंगे, डी एच। जैसे ही शब्द में एच लगा, बात समझ में आ गई, महाप्राण हो गया। आप लोग समझ रहे हैं? किसी शब्द में अगर एच लग जाए तो आप समझ जाना ये महाप्राण है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। शब्द है पा, पा को आप कैसे लिखेंगे, पा को आप लोग कैसे लिखेंगे, पा का लिखेंगे पी, और पी क्या है, अल्प प्राण। शब्द है पी, पी को आप लिखेंगे पा, पा से बना पी, पी है अल्प प्राण। अगर पी एच कर दिया जाए तो हो गया फा, और फा क्या है, देखिए फा आता है महाप्राण के अंतर्गत। का अल्प प्राण बना के, खा से बना के एच, गा से बना जी, और घा से बना जी एच। तो बात समझ में आ गई, जिस शब्द में अगर एच लग जाए तो वहां पर महाप्राण हो जाएगा। अब आपको किसी भी वर्ण की रटने की आवश्यकता नहीं है कि किस वर्ण में क्या लगेगा। जैसे ही परीक्षा में मिलता है कोई शब्द मिल जाए आपको,
चा, छा। जैसे शब्द आपको मिल गया झा, आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में लिखना है। झा को कैसे लिखेंगे? जे और एच। जैसे ही एच लगा, बात समझ में आ गई, ये महाप्राण हो गया। उसके बाद में इसमें एक अपवाद रूप में एक शब्द आता है जिसको हम बताएंगे आपको, जिसका नाम है चा। अब आप कहोगे चा में तो सर लग जाता है, तो ये अल्पप्राण महाप्राण कैसे हो गया? तो चा, चा में क्या है, पहले से एक एच उपलब्ध रहता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? एक चा उपलब्ध रहता है। जबकि छा की बात होगी तो सी एच डबल एच। तो एक शब्द में अपवाद के रूप में दिखाई देता है जिसका नाम है चा। चा में क्या है, एच पहले से उपलब्ध रहता है और छा में डबल एच का प्रयोग कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? अब आपको कभी भी भविष्य में अल्प प्राण महाप्राण में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी कोई वर्ण मिले उसको सीधे से चेक कर लेना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए ज़्यादा समय आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। इसके बाद में शब्द आते हैं या, र, ल, वा। या, र, ल, वा। तो हमसे पूछा जाता है कि या, र, ल, वा क्या है? तो ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, या, र, ल, वा। उसके बाद में स, 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 ह। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो हमारे 4 ऊष्म व्यंजन हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन स, स, सहा। ये वाला सा तालुक के अंतर्गत में आता है। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, सा दे दिया होता है, पूछते हैं बताइए कंठ का है, तालुक का है, मुर्दा का है। तो आप लोगों को बता दें ये तालुक में आता है, ये मुर्दा के अंतर्गत आता है, ये दंत के अंतर्गत आता है। हाँ, सिर्फ घोष है। सिर्फ क्या है? घोष है। उसके बाद में अगर बात की जाए संयुक्त व्यंजन, अगर बात की जाए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्य, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। उसके बाद में इनको वर्णों को तोड़ने का क्रम और पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्णों से मिलकर बने हैं। तो छा की अगर बात की जाए, छा 2 शब्दों से मिलकर बना है, क प्लस सा। का और सा से मिलकर बना है छ। अगर त्रा की बात की जाए तो त्रा 2 शब्दों से मिलकर बना है, ता प्लस रा, त्रा। छ, त्र, ज्या, स्रा। तो छ हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो का प्लस सा।
उसके बाद ता और प्लस रा। तो अब पूछा जाता है त्रा किससे मिलकर बना है, तो ध्यान रखना पहले वाले शब्द के नीचे हलंत रहेगी, दूसरा शब्द पूरा रहता है। कई बार कंफ्यूजन के लिए दोनों में हलंत लगा देता है। उसके बाद ज्या, ज्या में ज्या प्लस वहाँ, जा प्लस वहाँ। उसके बाद में स्रा, सा प्लस रा बराबर स्रा। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऐसे ही दे दिया होता है का सा, बताइए कौन सा सही है। तो आप ध्यान रखना पहले वाले के नीचे हलंत, दूसरे के नीचे नहीं, फिर पहले वाले के लिए हलंत, उसके बाद दूसरे में नहीं। अगर दोनों में हलंत लगी है तो अपूर्ण वाक्य हो जाएगा, दोनों आधे आधे वर्ड हो जाएंगे। इसके लिए अगर दोनों में लगा मिलता है तो इस तरीके से होना चाहिए, का प्लस सा प्लस आ। तो आप वर्ड को पूर्ण कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा मिल जाए फिर भी सही है, और ऐसा अगर लिखा मिलता है तो ये भी सही है। क्यों, दोनों वर्ड छोटे हैं, उसके बाद में तीसरा बड़ा है, तब बनता है अच्छा। तो आप समझ रहे हैं, का और सा से बनता है, ता और रा से बनता है त्रा, ज्या बनता है जा और या। आपने देखा होगा योगी जी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं ज्या, यज। तो क्या होता है, क्योंकि जा और वहां से मिलकर बनता है, इसीलिए हम लोग इसको यज्ञ बोलते हैं। कई लोग ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा, तो शुद्ध वर्ड होता है यज्ञ या ज्ञा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज क्लास को समाप्त करते हैं। अगले इसी क्रम में आगे की व्यवस्था को देखेंगे।